नमस्कार साथियों। साथियों, हम इस तरह के प्रश्न तो अक्सर सुनते ही रहते हैं कि धर्म बड़ा या संविधान। और जब बात धर्म की होती है तो धार्मिक ग्रंथ के संदर्भ में होती है। यानी कि यह डिबेट कुछ इस रूप में हमारे समक्ष सुनाई देता है कि गीता बड़ा या संविधान, कुरान बड़ा या संविधान। और इस तरह के प्रश्न अक्सर धार्मिक प्रवचकों के समक्ष उठाई जाती है। परंतु इससे अलग मैं यदि यह आपसे पूछूं कि संविधान बड़ा है या संविधानवाद, तो आपका उत्तर क्या होगा? जब मैं यह प्रश्न को पूछता हूं तो मेरे समक्ष तीन तरह के लोग सामने आते हैं। एक वर्ग बिना किसी देर किए और बिना किसी संशय के कहता है कि निश्चित तौर पे संविधान ही सबसे बड़ा है। दूसरा वर्ग यह कहता है कि जब तक मैं संविधानवाद क्या है, संविधानवाद की अवधारणाओं को न समझ लूं, तब तक यह नहीं कह सकता कि संविधान बड़ा है या संविधानवाद। और एक तीसरा वर्ग भी है जो यह कहता है कि निश्चित तौर पर संविधान बड़ा ना होकर के संविधानवाद बड़ा है, संविधानवाद की अवधारणा ज्यादा श्रेष्ठ है। तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं और संविधानवाद की अवधारणा क्या है। संविधान से संविधानवाद कितना भिन्न है और क्यों संविधानवाद श्रेष्ठ है, क्यों संविधानवाद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले समझेंगे कि संविधान की उपस्थिति और संविधान की सर्वोच्चता ये दो अलग अलग बातें हैं। संविधान की उपस्थिति से तात्पर्य है कि एक कानूनी दस्तावेज का अस्तित्व का होना, और इस तरह के कानूनी दस्तावेज जो सबके लिए बाध्यकारी हो, किसी भी देश में हो सकते हैं। भले ही वहां की शासन प्रणाली तानाशाही हो, भले ही वहां की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक हो, भले ही वहां की शासन प्रणाली सैनिक शासन व्यवस्था के अधीन हो, भले ही वहां की शासन प्रणाली किसी एक विचारधारा के अधीन। यानी कि संविधान वहां भी होते हैं जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में। नॉर्थ कोरिया में भी तानाशाही को कायम रखने के लिए वहां की भी अपनी एक संविधान है। इसी तरह चीन में साम्यवादी दल को शासन साम्यवादी दल का शासन कायम करने के लिए वहां का अपना एक संविधान है। तो यह संविधान तो हर जगह होते हैं, वहां के शासन प्रणाली के अनुकूल होते हैं, लेकिन वह सभी संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं होते। तो इसीलिए इन राज्यों में संविधान की उपस्थिति तो है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का कोई एक संस्थान जिसको सर्वोच्च संस्था माना जाता है, या एक व्यक्ति जो वहां का हेड ऑफ द स्टेट है, वह अपनी इच्छा के अनुसार उस संविधान में संशोधन कर सकता है। वहां के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं, वहां के सरकार पर किसी तरह का आवश्यक नियंत्रण नहीं। परंतु जहां पे संविधान की सर्वोच्चता होती है, वहीं संविधानवाद की उपस्थिति होती है। क्यों? क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ही है सीमित सरकार। और सरकार का सीमित होना क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। नागरिक सुरक्षा, सीमित सरकार और संविधान की सर्वोच्चता, यह संविधानवाद की त्रिपक्षीय शर्त है। संविधान का सर्वोच्च होने का मतलब ही है कि संविधान में किसी तरह का परिवर्तन
संविधान के अनुसरण करके ही किया जा सकता है। संविधान में किसी तरह का संशोधन उसी विधि के अनुरूप किया जा सकता है जिस विधि को स्वयं संविधान के द्वारा सुझाया गया हो। कोई व्यक्ति या कोई संस्थान अपने निजी इच्छाओं के कारण, निजी इच्छा या महत्वाकांक्षा के वशीभूत होने के कारण संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। तो यह संविधानवाद की मुख्य विशेषता है। यानी कि कुछ आप इस तरह से समझिए कि संविधान सर्वाधिकारवादी राज्यों में भी होते हैं, परंतु संविधानवाद केवल और केवल लोकतांत्रिक राज्य की विशेषता है। आपके मन में यह संशय हो रहा होगा कि संविधान की सर्वोच्चता, सीमित सरकार, अधिकारों की सुरक्षा, यह तो लोकतंत्र की विशेषता है। तो फिर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को एक अलग नाम से जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधानवाद के नाम से जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता नामक सिद्धांत या अवधारणा को क्या नामकरण किया जाए? लोकतंत्र तो मुख्यतः शासन में जनता की भागीदारी को संबोधित करने के लिए लोकतंत्र शब्द है या लोकतंत्र की अवधारणा है। लेकिन संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को क्या नाम दिया जाए? तो संविधान के सर्वोच्चता के सिद्धांत को नाम दिया गया संविधानवाद। तो इसलिए संविधान सर्वाधिकारवादी राज्य में भी हो सकते हैं, लेकिन संविधानवाद सदैव सर्वाधिकारवादी राज्यों का विरोध करता है। संविधान और संविधानवाद में कई अंतर है जिसको हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यानी कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, जबकि संविधानवाद एक दर्शन है। यह पेपर पर एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि इसके लिए संविधानवाद का अनुसरण करने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। यह संस्थाओं की शक्तियों का वर्णन करता है, बल्कि यह संस्थाओं की शक्तियों को नियंत्रित करता है। अभी हम आगे समझेंगे कि संस्थाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली कौन सी ऐसे सिद्धांत है जिसको संविधानवाद का अनिवार्य हिस्सा समझा जाता है। वैसे हिंट के रूप में बता दूं कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत संविधानवादी राज्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। क्यों? क्योंकि यदि सीमित सरकार रखना है, सरकार को नियंत्रित रखना है, तो उसके लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करना सबसे अनिवार्य सत्य है। इसी तरीके से एक विशेषता मैंने यह बताया कि संविधान जो है वह सर्वाधिकारवादी राज्यों में भी हो सकता है, यानी कि एक ही संस्था या एक ही व्यक्ति या एक ही दल में सभी शक्तियों की उपस्थिति होना। लेकिन संविधानवाद हमेशा सर्वाधिकारवाद के विरोध में रहता है, और सर्वाधिकारवाद के विरोध में होने का तात्पर्य है कि संविधानवाद लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुपालन करता है। तो भारत का संविधान लोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि संविधानवाद का अनुपालन किया गया है। और संविधानवाद का अनुपालन से क्या तात्पर्य है? संविधानवाद का अनुपालन से तात्पर्य है कि सीमित सरकार, संविधान की सर्वोच्चता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। जैसा कि हम इस रूप में देख सकते हैं, आप एक त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज को आप समझ लीजिए कि इस त्रिभुज के जो 3 कोण हैं, 1, दूसरा कोण 2 और तीसरा कोण वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से तात्पर्य है वह है सीमित सरकार, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्शन ऑफ राइट। इसके अंतर्गत एक जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है सेपरेशन ऑफ पावर।
यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसको कहते हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि यदि संविधानवाद को सुचारू रूप से अनुपालन करना है, तो हमें शक्तियों को किसी एक संस्था में समावेश न करके शक्तियों का विभाजन अनिवार्य है। और इसलिए सरकार की शक्तियां 3 अलग-अलग संस्थाओं में निहित होनी चाहिए। विधि निर्माण का कार्य विधायिका में निहित होना चाहिए। पॉलिसी को क्रियान्वित करने का अधिकार कार्यपालिका में होनी चाहिए। और न्याय की व्याख्या व दंड विधान को संचालित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होनी चाहिए। और ये तीनों शक्तियां एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु एक उचित नियंत्रण के द्वारा यह तीनों एक दूसरे को संतुलित जरूर करना चाहिए, नहीं तो कोई भी एक संस्थान निरंकुश होने की संभावना है। और भारत में यदि आप देखेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली है और यहाँ पे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया गया है। आप देखे होंगे कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक उसका विधायिका में विश्वास हो। इसी तरीके से कार्यपालिका किसी भी समय विधायिका को भंग करा सकती है। जब न्यायपालिका के कोई भी न्यायाधीश किसी तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो उनके खिलाफ विधायिका में महाभियोग लाए जा सकते हैं। यानी कि कार्यपालिका को विधायिका और न्यायपालिका दोनों नियंत्रित करते हैं। विधायिका को कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों नियंत्रित करते हैं और न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों नियंत्रित करते हैं। यानी कि बहुत ही अच्छा संतुलन बनाया जाता है इन तीनों संस्थाओं के द्वारा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे शक्ति का विभाजन भी है और संतुलन भी है। एक दूसरे को संतुलित करने की प्रावधान भी उपस्थित है। कोई एक संस्था निरंकुश हो ही नहीं सकती। तो इसलिए संविधानवाद की एक सबसे प्रमुख विशेषता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। और यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस लिए? तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट लिमिटेड रहे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इसलिए कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसलिए क्योंकि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे। तो ये सभी चीजें संविधानवाद की विशेषता है। तो भारत का जो संविधान है, यदि आप इसको पसंद कर रहे हैं और भारत के संविधान को अपने माइंड में रख करके आप बिना किसी देरी किए, बिना किसी संशय को यह कह रहे हैं कि हमें संविधान ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो निश्चित तौर पे, लेकिन संविधान भारत का इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि संविधानवाद उसका आत्म तत्व है। संविधानवाद उसका आत्मा है। तो जब किसी संविधान में संविधानवाद जुड़ जाता है, तब उस देश की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहलाती है। यानी कि लोकतंत्र की जो विशेषता है और संविधानवाद की विशेषता है, पूरी तरीके से समतुल्य है। बस संविधान के कॉन्टेक्स्ट में हम उसी विशेषता को, जो लोकतांत्रिक विशेषता है, उसी को संविधानवाद के नाम से जानते हैं। और जनता की भागीदारी के संदर्भ में जब उसी विशेषता को हम देखने समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे लोकतांत्रिक मूल्य या लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि सभी संविधानवादी राज्य लोकतांत्रिक राज्य है, परंतु हर वह राज्य जहां पे संविधान की उपस्थिति है, वह अनिवार्यतः लोकतांत्रिक नहीं है। यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब वह संविधानवादी मूल्यों का अनुकरण करता हो। कब नहीं हो सकता है? जब वह सर्वाधिकारवादी मूल्यों का
अनुसरण करता हो। तो संविधानवाद और संविधान में बेसिक अंतर हमने देखने समझने की कोशिश किया और यह समझने की कोशिश किया कि भारत का संविधान संविधानवाद का अनुसरण करता है। इसलिए भारत का संविधान हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। क्या हम किसी सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था के संविधान को अपने लिए उपयोगी मान सकते हैं? जितनी दृढ़ता के साथ हम भारत के संविधान की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं? नहीं। तो अब मेरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कि संविधान श्रेष्ठ नहीं है, संविधानवाद श्रेष्ठ है। और यदि आप भारत के संविधान को दृष्टिगत रखते हुए कह रहे हैं संविधान श्रेष्ठ है, तो भारत का संविधान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भारत का संविधान संविधानवाद का अनुकरण करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे फिलोसेपियंस। मेरा नाम है कन्हैया सब्यसाची। धन्यवाद।